हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। जैसा कि आज हम लेक्चर चैप्टर नंबर 4 कराने जा रहे हैं बेटे, और इसमें क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट कराएंगे। ठीक है, तो देखो बेटे क्या है इसमें, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज विद टू वेरिएबल। क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे होता क्या, इसके बारे में देखेंगे। अभी हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 3 कराया था, जिसमें कराया हमने पॉलिनोमियल। क्या कराया था बेटे? पॉलिनोमियल। और अब करा रहे हैं बेटे इक्वेशंस। जो इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है वो है बेटे इक्वेशंस। पहले तो हम इनमें बेटे डिफरेंट देख लेते हैं। कभी कभी क्या है कि बच्चे में कंफ्यूज हो जाता है कि पॉलिनोमियल्स क्या है और इक्वेशंस क्या है। तो देखो बेटे मैं एक चीज बता दूं, जैसे मैंने बताया था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, जैसे एग्जांपल दे दूं बेटे, 2x² प्लस 5x प्लस 9। क्लियर है? तो ये तो होती है बेटे पॉलिनोमियल्स। लेकिन बेटे इक्वेशंस जैसे मैं अभी इसी को लिख दूं, 2x² प्लस 5x प्लस 9। बेटे इक्वेशंस, इसमें एक शब्द आता है इक्वेशंस में, इक्वल। इसमें क्या है बेटे, इक्वल हो जाता है ये जीरो के। अर्थात जब कोई हमारे लिए इक्वेशंस दे रखी है, अगर इक्वल का साइन है तो वो हमारा क्या होता है बेटे, इक्वेशन होती है। और जबकि जो पॉलिनोमियल होता है वो डायरेक्टली दे रखा होता है, वो इक्वल में कुछ नहीं दे रखा होता, उसमें इक्वल का साइन होता ही नहीं है। क्लियर है नहीं है? कि इक्वल जो इक्वेशन होती है उसमें क्या बेटे, इक्वल का साइन 100 में से 100% पाएगा। अगर इक्वल का साइन है तो इसका मतलब वो इक्वेशन है। और जिसमें बेटे इक्वल का साइन नहीं है वो किस में डिनोट, किस में पाया जाता है, पॉलिनोमियल्स में। कभी कभी आपने देखा होगा कि इसे डिनोट कर देते हैं बेटे px इक्वल, या कह सकते हैं fx इक्वल। तो बेटे इक्वल में जीरो नहीं है, कोई डिजिट्स नहीं है, ओनली ये क्या है, इसे इसके नाम से हम डिनोट कर रहे हैं। ऐसा मतलब कभी समझ लेना कि px इक्वल दे दिया तो सर इक्वल का तो साइन आ गया। इक्वल का मतलब होता है बेटे इक्वल में कोई जीरो हो या कोई डिजिट्स दे रखी हो। जैसे अभी मैं कह दूं x² इक्वल 16, इक्वल में या तो बेटे जीरो दे रखी होगी या कोई डिजिट्स दे रखी होगी, कोई नंबर दे रखा होगा, तो वो होती है इक्वेशंस। ये इक्वल का साइन नहीं है, ये तो बेटे px या fx के द्वारा हम इसे डिनोट करते हैं इसे। क्लियर है? इक्वल में कोई डिजिट्स नहीं दे रखी है, ये जो इक्वल में दे रखा है बेटे इसके द्वारा इसे डिनोट किया जा रहा है कि हमारी पॉलिनोमियल ये है। ठीक है? और इक्वेशन होती है बेटे उसमें इक्वल का साइन दिया हुआ होता है। जैसे इसमें दे दिया इक्वल 0, इसमें दे दिया बेटे x² इक्वल 60। समझ में आ रही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है बेटे, नहीं है? पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखो बेटे अब आगे देखते हैं। इसमें यहां तक समझ में आ गया? तो देखो बेटे आगे अब कह रहा है इसमें लीनियर इक्वेशंस इन इनइक्वालिटीज विद टू वेरिएबल। बेटे आपके लिए अब क्या, आपने इसमें क्या किया है, जो सरकार ने चैप्टर में थोड़ा बहुत हटाया है, इसमें से आपके लिए ये इनइक्वालिटीज तो हटा दिया है चैप्टर जो 4.2 है। ठीक है, तो हमारे लिए ओनली 4.1 कराना है, जिसमें क्या है, ओनली लीनियर इक्वेशंस दे रखा है। अर्थात हम इस चैप्टर में ओनली और ओनली लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखो बेटे क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल। तो बेटे इतना तो आप जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे मैंने आपको बता दूं, इक्वेशंस ले लूं 2x प्लस 5 इक्वल 0। तो बेटे इसमें जो हमारी x आ रही है वो क्या है, इसमें वेरिएबल है या नहीं है? या हो सकता है बेटे हमारे लिए 5y प्लस 9 इक्वल 0 है, नहीं है? तो यहाँ पे बेटे जो हमारी एक्स वाई हैं वो किसका काम कर रहे हैं, वेरिएबल का काम कर रहे हैं। पहली बात तो आप जानते हैं वेरिएबल कौन सा होता है, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर जो 3 कराया है उसमें भी बताया है कि वेरिएबल होता क्या क्या नहीं है। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। इसमें कह रहा है कि बेटे लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल। और बेटे जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशंस इसके बारे में देखते हैं बेटे ये होता क्या है लीनियर इक्वेशंस। जैसा कि बेटे मैंने चैप्टर जो लास्ट चैप्टर कराया 3 वाला पॉलिनोमियल्स, उसमें बताया है कि लीनियर होता क्या है। लीनियर मैंने बताया था ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। और डिग्री क्या होती है, जो हमारी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। यही है ना, जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो वही क्या होता है बेटे, लीनियर में आ जाता है। ये बताया नहीं बताया? जैसे मैं कह दूं लीनियर इक्वेशंस, अर्थात
2x प्लस 2x इक्वल 10। क्लियर है। वेरिएबल का क्या है बेटे, यहाँ पे x है, लेकिन इसकी हाईएस्ट डिग्री कहते हैं या कह सकते हैं x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। जिसमें हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो बेटे, वो क्या होता है, लीनियर होता है। यही होता है, नहीं होता है। और इक्वेशंस तो आप जानते हैं बेटे, इक्वल का साइन आ गया तो ये इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं बेटे, जिसमें हमारे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। पढ़ाया नहीं पढ़ाया, थ्री जो चैप्टर कराया है आपको पॉलिनोमियल, उसमें कराया मैंने बेटे, बिल्कुल y का आधा से अलग अलग कराए आपको। क्लियर है। ठीक है, अगर हमारी वेरिएबल की पावर 1 से अधिक है तो इसका मतलब वो लीनियर में नहीं आता है। तो ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशंस, अर्थात लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात मैं कह सकता हूं कि ऐसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए बेटे, 1 होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि 2 वेरिएबल, और हमारे इक्वेशंस में 2 वेरिएबल होने चाहिए। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे दूं बेटे, 5x प्लस 9y प्लस 8 इक्वल 0। तो बेटे पहली बात तो ये देखो वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें, x है और y है। कौन कौन से हैं, x है और y है। पहली बात तो बेटे क्या कह रहा है, विद 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल हो गए, एक हो गया x, दूसरा हो गया y, 2 हो गए। फिर उसके बाद में कह रहा है बेटे लीनियर इक्वेशंस, अर्थात इन वेरिएबलों की हाईएस्ट डिग्री या कह सकते हैं हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो बेटे x की डिग्री कितनी है बेटे, यहाँ पे पावर कितनी है, 1, और y की भी कितनी है, 1। 2 वेरिएबल भी हो गए और इनकी हाईएस्ट मैक्सिमम बेटे पावर भी कितनी है, 1 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल। क्लियर है बेटे, नहीं है, अर्थात जिसमें 2 वेरिएबल दे रखे हों और बेटे उनकी हाईएस्ट या कह सकते हैं मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, वही क्या होते हैं बेटे हमारे लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल। क्लियर है, समझ में आ गए, पहचानने बेटे, 2 वेरिएबल होनी चाहिए और दोनों की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, वही क्या हो जाते हैं, लीनियर इक्वेशंस में आते हैं। क्लियर है बेटे, चलो तो इससे आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आया, दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बेटे एक चीज, अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं, मेरे पास 2x माइनस 10 इक्वल 0 है। एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें बेटे मेरे लिए क्या है, एक ही वेरिएबल दे रखा है 2x। क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है, कौन सी है बेटे, 2x माइनस 10 इक्वल 0। ये मेरे लिए क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें वेरिएबल भी कितना है, एक ही है, इसमें एक ही x दे रखा है। तो इसकी मैं कहूँगी वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे बेटे, वैल्यू निकालेंगे, इसे सिंगल करेंगे तो 2x 10 को उधर लेके तो बेटे प्लस का हो गया, फिर 2 को लेके जाएंगे तो 10 के नीचे आ गया, तो कितना हो गया बेटे, x इक्वल हो गया 5। तो x की वैल्यू निकल के आ गई बेटे मेरी, 5 निकल के आ गई। ठीक है, नहीं है। तो मैं कहूँगा कि बेटे जब मेरे लिए वेरिएबल एक x दे रखा है, मैंने सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आ गई x इक्वल 5, अर्थात मेरी x की वैल्यू आ गई। इसी तरह और एग्जांपल ले लेता हूं, 5i माइनस 25 इक्वल 0। फिर कहूँ वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसे सिंगल करेंगे, पहले 25 को लेके जाएंगे तो 5x इक्वल 25 को लेकर तो पॉजिटिव हो गया, फिर 5 को लेके जाएंगे तो बेटे कितना हो जाएगा, 25/5, y इक्वल आ गया 5। ये आ गई बेटे। क्लियर है, नहीं है। अब चलो, अब मैं आपसे कहता हूं, ये क्या है बेटे, x प्लस वाई इक्वल 7। और यहां से कहूं बेटे कि मेरे इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2। अब कहूं कि बेटे मेरे वेरिएबलों की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे बेटे, पुट x इक्वल 1, तो y इक्वल कितना आ जाएगा बेटे 6। भाई इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूंगा तो 1 को इधर लेके गया तो 7 में से माइनस हो जाएगा 1, तो कितना बच गया 6। इसी तरह दूसरा रखूं x इक्वल 2, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पे बेटे 2 रखा, 2 को इधर लेके गया तो 7 में से 2 माइनस हो गया तो कितना बच गया 5। इसी तरह एक और करके देख लेते हैं, x इक्वल 4, y इक्वल, यहाँ बेटे मैंने 4 रखा, x की जगह 4 को इधर लेके गया तो क्या आ गया बेटे 3 बचेगा, y इक्वल 3। तो मैंने देखा बेटे जब मेरी इक्वेशन में 2 वेरिएबल दे रखे हैं तो मैंने क्या किया कि यहाँ से x पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 6, x इक्वल मैंने 2 पुट किया तो y की इक्वल आ गई 5,
x इक्वल पुट किया 4 तो y की वैल्यू आ गई 3। तो मैंने देखा कि बेटे यहाँ पे जो हमारी x और y की वैल्यू निकल के आ रही हैं वो मैं कह सकता हूँ कि एकदम पर्टिकुलरली नहीं आ रही जो हमारी होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है बेटे, ये तो हमारे मन के मुताबिक वैल्यू आ रही हैं कि हम कुछ एक पुट कर रहे हैं दूसरी आ रही है, एक पुट कर रहे हैं दूसरी आ रही है, एक पुट कर रहे हैं दूसरी। तो क्या बेटे, जैसे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक फिक्स वैल्यू निकाली थी कि y इक्वल 5 x इक्वल 5, जो हमने फिक्स वैल्यू निकाली थी, तो क्या यहाँ पर जो हमारी x और y की वैल्यू आई है वो पर्टिकुलरली एक फिक्स वैल्यू आई है क्या? नहीं आई। आई है क्या? नहीं आई है बेटे, क्योंकि यहाँ पे क्या बेटे, हमारे जितने अकॉर्डिंग टू अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पे तो हम कि जितनी वैल्यू पुट करते चलेंगे उतनी हमारी वैल्यू आती चलेंगी। लेकिन जैसे यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंसों को क्या बेटे सॉल्व करने पे जो हमारी एक फिक्स वैल्यू आई थी, यहाँ से एक फिक्स वैल्यू निकल के आ गई 5 और यहाँ से भी एक फिक्स वैल्यू निकल के आ गई 5, तो क्या बेटे यहाँ से भी कोई फिक्स वैल्यू निकल के आई है क्या? नहीं आई है। तो बेटे मैं इसके अकॉर्डिंग एक ही कंडीशन पे पहुंचा हूं कि बेटे हमेशा याद रखना, अगर हमारे लिए एक वेरिएबल है तो वो एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। क्या है कि अगर एक वेरिएबल दे रखा है तो वो एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, उसी इक्वेशन से उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन बेटे जब दो वेरिएबल दे रखे हैं तो उसके लिए ओनली एक ही इक्वेशन काफ़ी नहीं है। अर्थात जब हमारे लिए दो वेरिएबल हमारे इक्वेशन में दे रखे हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए बेटे दो ही इक्वेशनों की ज़रूरत होती है। कितने की? दो की। देखो कैसे, अभी मैं ले लेता हूँ बेटे x 5x प्लस 2y इक्वल 47। क्लियर है? और बेटे एक ले लेता हूं मैं x प्लस वाई इक्वल 7, 2y ले लेता हूं बेटे। चलो क्लियर है? एक इक्वेशन ले ली 5x प्लस 2y इक्वल 47 और एक ले ली x प्लस 2y इक्वल 7, दो इक्वेशन ले ली। अब कहूँ मैं कि इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके बेटे आप x और y की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करेंगे बेटे, हमने सोचा कि फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दें, तो बेटे चलो माइनस करो। तो सभी साइन कैसे हो गए? माइनस माइनस के। ये हो गई माइनस, 5 में से बन गया तो कितना बच गया बेटे? 4 इक्वल 47 में से 7 गया तो कितना बच गया बेटे? 40। हमने अब x की वैल्यू निकालनी है, 40/4 इक्वल कितना आ गया? 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। फिर मैंने सोचा कि इनमें बेटे मैं पुट कर देता हूँ, क्या करें कहीं ना कहीं पुट कर दें। तो मैंने सेकंड इक्वेशन में इसे पुट कर देता हूँ। चलो यहाँ से y की निकाल लूँगा इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि बेटे इसे फर्स्ट मान लो इसे सेकंड मान लो। तो बेटे x प्लस 2y इक्वल 7। तो बेटे y की वैल्यू पुट करी मैंने, सॉरी x की वैल्यू पुट करी, x की गैप है तो 2y इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा? 7। अब 10 को उधर ले गया तो 2y 7 माइनस 10, तो 2y इक्वल -3, y इक्वल कितना आ गया बेटे? -3/2। कितना आ गया बेटे? -3/2। तो बेटे एक चीज़ देखा मैंने यहाँ पे कि मेरे x और y दो वेरिएबल थे, दोनों की वैल्यू निकालनी थी और मेरे पास बेटे इक्वेशन से भी कितनी थी? 2 थी। तो मैंने देखा कि x की वैल्यू आ गई बेटे 10 और y की आ गई -3/2। तो मैंने देखा कि जो हमारी x और y की वैल्यू आई है बेटे वो कैसी आई है? एकदम एक्यूरेट या कह सकते हैं एकदम फिक्स वैल्यू आई है नहीं। लेकिन बेटे यहाँ पे जो मैंने निकाली थी वो क्या थी? मन के अकॉर्डिंग चल रहे थे कि जितनी वैल्यू पुट करते जाओ उतनी ही वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है? तो बेटे मैं एक ही निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि अगर एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन से सॉल्व करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब हमारे लिए दो वेरिएबल दे रखे हैं तो दोनों वेरिएबलों की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशंस भी बेटे 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आया कि अगर हमें दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास इक्वेशंस भी कितनी होनी चाहिए बेटे? 2 ही होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक से तो बेटे क्या है, मन के अकॉर्डिंग कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट या कह सकते हैं या एक फिक्स वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास दो वैल्यू होनी ही चाहिए। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे? यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि हम एक ही सीधी सीधी बात याद रखो कि दो इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी है, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर एक की निकालनी है तो एक इक्वेशन होनी चाहिए। अगर 3 वेरिएबल हैं तो बेटे 3 इक्वेशंस होनी चाहिए, जब हम उन वेरिएबलों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ये तो था बेटे अभी तक आपको ओनली जो पास्ट क्लास थी आपकी निकल चुकी हैं उन क्लासों में पढ़ाए हुए कुछ कंसेप्ट है। ठीक है? उसके बाद में आपके जो बेसिक कंसेप्ट है जिसपे ये डिपेंड है पूरा चैप्टर, उसे हम कराएंगे। पहले बेटे नोट कर सकते हो तो कर लेना।
तो देखो बच्चों अभी आगे यहाँ पे अभी तो ओनली बेटे हमने आपके लिए जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है ना, बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल वो बताया था कि हमारे लिए जो चैप्टर्स में दे रखी हैं वो पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, अर्थात दो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकलवाई थी। मैंने अभी तक इसलिए बताया था ये बेसिक कि हमारे लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पर बेटे प्रत्येक क्वेश्चंस में दो वेरिएबल हैं, क्योंकि टू वेरिएबल के कहा गया है, तो उन वेरिएबलों की वैल्यू निकालने के लिए दो ही इक्वेशंस दे रखी हैं, दो दो। तो इसलिए मैंने बताया था कि एक कब इक्वेशंस होती हैं, दो कब ली जाती हैं, तीन कब ली जाती हैं। क्लियर है? जब हमें दो वेरिएबल दे रखे हैं बेटे, दोनों की वैल्यू निकालनी है तो कितनी इक्वेशंस की जरूरत होगी? दो की। तो इसलिए मैंने उसे बताया था। क्लियर है नहीं है? तो अब कराते हैं बेटे आपके लिए जो आपके लिए इसी चैप्टर से डिपेंडेबल है, कह सकते हैं रिलेटिव बेसिक कंसेप्ट है। तो देखो बेटे इसकी सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारी लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो बेटे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये क्या है बेटे? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या? ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी, ये वाली। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए बेटे मैंने अभी बताई दी है कौन क्या क्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लूँगी कि हो सकता है एक्स प्लस वाई प्लस -2 इक्वल 0। क्लियर है? ठीक है नहीं है? हो सकता है मैं अभी ले दूँ 5x प्लस 9y माइनस 15 इक्वल 0। क्लियर है नहीं है? हमारे यहाँ पे ए और बी क्या है बेटे? कोफिशिएंट है। क्या है? वेयर ए एंड बी आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। क्या है बेटे? एक्स एंड वाई के क्या है बेटे? ए भी हमारे कोफिशिएंट दे रखे हैं। ठीक है नहीं है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे ए और बी क्या है बेटे? आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के क्या है बेटे? यहाँ पर हमारे कोफिशिएंट दे रखे हैं। ठीक है नहीं है? फिर उसके बाद में देखो बेटे, मैंने अभी एक ही चीज कहा है यहाँ पे कि हमें टू वेरिएबलों की वैल्यू निकालने के लिए कितनी इक्वेशंस दे रखी होंगी? दो ही दे रखी होंगी, अर्थात पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी होती है। तो बेटे ये तो हो गया इसका बेसिक फॉर्म हो गए। लेकिन जब हमारे लिए दो अलग अलग दे देगा तो बेटे देखो क्या हो जाएगा। मान लो एक दे रखी हो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो गया। जब हमारे लिए दोनों इक्वेशंस अलग अलग दे रखी हैं, जैसे मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए बेटे क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल 2। क्लियर? और दूसरी क्या है बेटे हमारे लिए? चलो -2 इक्वल 0। और दूसरी क्या है बेटे? 2x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। जैसे हमारे लिए क्वेश्चन में ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है। तो देखो बेटे इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन है क्या है हमारी? फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसे कैसे मान लेंगे? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। क्लियर? फर्स्ट मान ली। इसी तरह सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे मान लेंगे बेटे? a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल 0। क्लियर है बेटे? ठीक है? जहां पर बेटे फर्स्ट इक्वेशन होती है तो ए बी सी को क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए ए बी सी को क्या मान लेते हैं? सेकंड मान लेते हैं। क्लियर है? ठीक है नहीं है? दो अलग अलग की इक्वेशन दे रखी हैं, क्योंकि बेटे दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन दे रखी होंगी। दो इक्वेशंस हैं तो बेटे कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म को, अगर फर्स्ट इक्वेशन है तो a1 b1 c1 कर देंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2 कर देंगे, जो हमने आपके आगे दिखाया है। ठीक है नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलो तो बेटे पहले नोट करो इसे। देखो बच्चों आगे यहाँ पे क्या है बेटे, हमने एक चीज अभी बताई है कि हमारे लिए हर प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है? टू इक्वेशंस दे रखी होंगी, दो इक्वेशंस होंगी, दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो बेटे आगे समझाते हैं। मान लो हमारे लिए दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एक है x प्लस वाई इक्वल 2। क्लियर? दूसरी दे दी बेटे हमारे लिए 2x प्लस 2y इक्वल 4। क्लियर है? तो हमारे लिए एक इक्वेशन कौन सी है बेटे? x प्लस वाई इक्वल 2, और दूसरी दे रखी है बेटे 2x प्लस 2y इक्वल 4। ये दे रखी है। तो मान लो बेटे यहाँ पे हम कंपेयर करके a
A1 V1 और C1 निकाल लेते हैं। फर्स्ट है तो बेटे फर्स्ट की निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से कौन सी दे रखी है हमारे लिए, ये है। तो यहाँ पे A1 क्या है बेटे, x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 मान लिया। V1 क्या है बेटे, y का कोएफिशिएंट है कितनी है बेटे, 1। सी बेटे हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट टर्म हमेशा इधर की साइड में ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए बेसिक स्टैंडर्ड लिखाया है क्या, ax प्लस vy प्लस c इक्वल 0। अर्थात जो कांस्टेंट टर्म है ना बेटे वो इधर की साइड में है, ना कि इक्वल के इक्वल में दे रखा है। ठीक है, कौन सी साइड में दे रखा है, इधर ही साइड में दे रखा है। और यहाँ पे बेटे जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, इधर दे रखा है। अगर मैं इसे इधर की तरफ ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा बेटे, -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है c की वैल्यू कितनी हो गई बेटे, -2। क्लियर है? क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म कहाँ होता है बेटे, जो हमारे लिए वेरिएबल दे रखे हैं उसकी तरफ होता है, ना कि दूसरी तरफ। ठीक है, इधर की साइड में है तो इसे भी इधर की साइड में लेकर आए तो कितना हो गया बेटे, -2। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बेटे A2 V2 C2। तो सेकंड इक्वेशन में पहुंचे बेटे। यहाँ पे A2 क्या है बेटे, x का कोएफिशिएंट कितना है बेटे, 2। यहाँ पे y का कितना है बेटे, 2। C वही है बेटे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमारा वेरिएबल की तरफ होना चाहिए। तो 4 को इधर लेके आए तो वो भी कितने का हो गया बेटे, -। ठीक है, किसका आ गया, इधर के लेके आए तो माइनस का हो गया। तो C2 कितना आ गया बेटे, -4 आ गया। अब मैं कह रहा हूँ बेटे इनकी कंपेयर करके देखते हैं, रेशियो निकालते हैं। मैं पहला रेशियो निकाल रहा हूँ बेटे A1/A2। दूसरा निकालना मुझे बेटे किसका, B1/B2। और तीसरा निकालूंगा बेटे मैं C1/C2। इनके रेशियो निकालने हैं मुझे। तो देखो बेटे क्या है, A1/A2 कितना है बेटे, A1 कितना है 1, A2 कितना है बेटे 2 आ गया। B1 कितना है बेटे 1 और B2 कितना है बेटे 2। C1 कितना है बेटे -2 और C2 कितना है बेटे -4। तो माइनस से माइनस गया, 2 से गया तो कितना आ गया बेटे, 1/2 आ गया। A1/A2 का रेशियो आ गया बेटे 1/2, B1/B2 का रेशियो आ गया 1/2, C1/C2 का रेशियो आ गया 1/2। तो मैंने देखे कि ये सभी तीनों के तीनों रेशियो आपस में कैसे आए बेटे, इक्वल आए। तो मैं कह सकता हूँ बेटे कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों के तीनों जो हमारे लिए रेशियो निकाले हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 वो कैसे आए बेटे, हमेशा इक्वल आए हैं। कैसे आए बेटे, हमारे इक्वल आए हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों रेशियो बेटे हमेशा कैसे आ गए, हमारे इक्वल आ गए। A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। जब बेटे हमेशा याद रखना कि हमारे तीनों के तीनों रेशियो हमेशा कैसे आए बेटे, हमारे इक्वल आए। तो वहाँ पे क्या होता है, जब हमारी जो x और y की जो वैल्यू निकलेंगे ना बेटे, x और y की जो सॉल्यूशन आएंगे, वैल्यू आएंगी, वो कितने आएंगे बेटे, हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने आएंगे बेटे, हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। क्यों आएंगे बेटे, वो भी बताएंगे। और हमारी जो ये दोनों लाइन हैं वो कैसी होंगी, लाइन हमारी कंसिस्टेंट लाइन होंगी, या कह सकते हैं लाइन की जगह पे बेटे हम इक्वेशंस, क्या कह सकते हैं कि जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो कैसी हैं, हमारी कंसिस्टेंट हैं। क्लियर है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है बेटे संगत, एक दूसरे के लिए उचित, प्रॉपर होना। क्लियर है? क्या होना कि दोनों के लिए जो हमारी इक्वेशंस दे रखी हैं वो कैसी हैं बेटे, सूटेबल हैं। कैसी हैं, सूटेबल हैं। तो हमने कह दिया कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी क्योंकि एक दूसरे के इक्वेशंस होंगी। और जो हमारे x और y की जो वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी बेटे, यहाँ से इनफाइनाइट आएंगे। अर्थात कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट ही क्यों होंगे बेटे, चलो देख लेते हैं। बेटे ये क्या है बेटे, x प्लस y इक्वल 2, और ये क्या बेटे 2x प्लस 2y इक्वल 4। अर्थात फर्स्ट इक्वेशन पे गौर करेंगे तो क्या है, x प्लस y इक्वल 2, और सेकंड पे गौर करेंगे तो क्या है 2x प्लस 2y इक्वल 4। अर्थात मैंने बेटे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है।
क्या कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से किया तो कितना आ गया 2x हो गया, y से कर दिया तो 2y हो गया, 2 से कर दिया तो कितना आ गया 4 आ गया। तो बेटे इसमें ओनली मैंने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई करके उसी इक्वेशन को रख दिया है। जब बेटे वही इक्वेशन मेरे आप दोबारा रिपीट हो गई है तो क्या कोई दूसरी इक्वेशन आई है यहाँ पे, नहीं। अर्थात जो इक्वेशंस दे रखी हैं एक मैनर्स में तो क्या है वो एक ही इक्वेशंस है। जब बेटे वो दोनों एक ही इक्वेशंस हैं तो इसका मतलब है ग्राफ तो आपने बनाया ना बेटे, 9 चैप्टर कोऑर्डिनेट में भी हमने बता दिया ग्राफ बनाना, और नहीं तो फिर आपने लास्ट क्लास जो 9th 8th है उनमें भी ग्राफ बनाए। तो आपने देखा है कि जब बेटे जैसे हम ये y एक्सिस हो गया, ये x हो गया, क्लियर है, ये y हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो आप जानते हैं बेटे कि मान लो मेरी एक लाइन, ये जो लाइन है ये वाली, ये मेरी लाइन यूं चली गई, क्लियर है, ये लाइन मेरी यूं चली गई, ठीक है। अब बेटे मैं कह रहा हूँ कि इसी इक्वेशन में मैंने 2 का मल्टीप्लाई करके वही इक्वेशन लिख दी है, वही इक्वेशन मैंने क्या कर दिया बेटे रिपीट कर दी है, क्लियर है। इक्वेशंस तो वही है ना, ओनली क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अर्थात मेरा कहने का अर्थ है कि दोनों इक्वेशंस ही क्या है बेटे एक ही हैं, क्लियर है, कैसी हैं एक ही हैं, क्योंकि बेटे इसमें से 2 कॉमन ले दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ तो वही इक्वेशन आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अर्थात मेरा कहने का अर्थ है ये इक्वेशंस दिखाने में तो अलग अलग होती हैं लेकिन होती क्या है, एक कह सकते हैं एक ही होती हैं, लेकिन दिखाने के लिए हमारे क्वेश्चन में क्या करता अलग अलग दे देता किसी का मल्टीप्लाई करके। जब बेटे इस कंडीशन की इक्वेशंस आती हैं तो क्या होता है कि मैंने कहा है कि ये इक्वेशन एक ही हैं बेटे, जब दोनों इक्वेशन एक ही हैं तो लाइन भी क्या होगी एक ही होगी। अर्थात इस इक्वेशंस की एक लाइन जो मैंने ये खींची है तो बेटे दूसरी की इक्वेशंस की लाइन भी क्या होगी बेटे, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर होकर के जाएगी। कहाँ जाएगी बेटे, इसके ऊपर से जाएगी, ऊपर होकर जाएगी। एक लाइन यूँ है तो बेटे दूसरी बिल्कुल जस्ट ऊपर से जाएगी, यूँ जाएगी नहीं जाएगी। अर्थात मैं कह सकता हूँ वो दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। कैसी लाइन है बेटे वो, कोइंसिडेंट लाइन, संगत लाइन होंगी, समपाती लाइन होंगी, क्लियर है। अर्थात जब बेटे इक्वेशन एक ही है तो लाइन भी कैसी होंगी बेटा, एक ही कह सकते हैं, एक ही होंगी। एक ही का मतलब है कि एक लाइन यहाँ से यूँ जा रही है तो बेटे दूसरी भी जस्ट उसके ऊपर होकर के ही जाएगी। और बेटे जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होकर के जा रही हैं तो अब मुझे बताओ दोनों लाइनों के कितने पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, कितने पॉइंट आपस में इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, प्रत्येक पॉइंट मिल रहा है, प्रत्येक मिल रहा नहीं मिल रहा है। जब बेटे सभी पॉइंट इसके मिल रहे हैं तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे, जितने उसकी लाइन पर पॉइंट होंगे। और पॉइंट कितने होते हैं बेटे, इनफाइनाइट, तो हमारे सॉल्यूशन भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। क्लियर है, समझ में आए कि हमारे सॉल्यूशन एक्स और वाई के सॉल्यूशन इनफाइनाइट कैसे होंगे, आगे नहीं आगे, क्योंकि बेटे ये दोनों लाइन ही एक ही हो सकती हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 का, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है बेटे, वो सेम ही है। क्लियर है, कैसे, उसमें दे दिया है कि जैसे इक्वेशन दे दिया आपके लिए 5x प्लस वाई इक्वल 7 और फिर दे दे बेटे आप 25x प्लस 5x इक्वल 35। क्या किया है, इसी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया है। जब 5 का मल्टीप्लाई कर दिया उसका मतलब दोनों इक्वेशन ही कैसी हैं बेटे, एक ही हैं। जब एक ही हैं तो इसका मतलब है इन दोनों से जो लाइन जाएंगी बेटे कैसी जाएंगी, आपस में एक दूसरे के ऊपर होकर के गुजरेंगी। अर्थात कैसी लाइन होंगी वो बेटे, वो कोइंसिडेंट होंगी। कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अर्थात एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी, फिर जब एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे तो अर्थात उनका प्रत्येक पॉइंट आपस में क्या होगा, टच होगा, या कह सकते हैं इंटरसेक्ट होगा। जब प्रत्येक पॉइंट इंटरसेक्ट होगा तो बेटे इनफाइनाइट होंगे। पॉइंट कितने होते हैं इस लाइन पे, इनफाइनाइट, तो बेटे सॉल्यूशन भी कितने होंगे हमारे, इनफाइनाइट होंगे। ये कंडीशन कब आती है बेटे, डायरेक्टली बताने के लिए हम इस नियमों का रूल करते हैं, इस रूल्स को हम फॉलो करते हैं बेटे। अगर हम इसलिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल कर क्या करते हैं बेटे, इनके रेशियो निकाल दें। अगर रेशियो इनके आपस में तीनों के इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब है कि वो लाइन कैसी है, आपस में कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अर्थात कह सकते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। और जब बेटे कंसिस्टेंट इक्वेशंस हो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है, अर्थात तीनों के रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो जब इक्वल है तो उसका मतलब है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब भी होते हैं जब दोनों लाइन बेटे कैसी होती हैं, आपस में कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर होकर के जाती हैं। क्लियर है बेटे, सेकंड करें फिर, चलो तो फिर तो देखो बेटे सेकंड लेते हैं बेटे एग्जांपल। ऐसी दो इक्वेशंस हों, जब कैसी इक्वेशंस हों कि उनके रेशियो कैसे हों बेटे, आपस में
इक्वल हों। अब देख लेते हैं सेकंड बेटे, x प्लस वाई इक्वल 2, क्लियर। फिर है बेटे 2x प्लस 2y इक्वल 7, क्लियर है। ये ले लिया हमने बेटे। तो देखो यहाँ से बेटे मैं a1 b1 c1 निकाल लेता हूँ। a1 कितना है बेटे यहाँ पे 1, b1 कितना है बेटे 1, c1 वही है बेटे, c हमारा इधर होना चाहिए था, इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, तो कितना आ गया बेटे -2, ठीक है। उसके बाद में बेटे a2 कितना है यहाँ से 2, b2 कितना है बेटे यहाँ से 2, और c2 कितना है बेटे यहाँ से, अगर मैं 7 को इधर ले जाऊँ तो कितना हो गया बेटे -2 हो गया, 7 को इधर ले जाऊँ तो कितना हो गया बेटे -2 हो गया, तो कितना आ गया बेटे -2, ठीक है। अब क्या निकाल लूँ बेटे, कंपेयर कर लूँ इनको, सॉरी रेशियो निकाल लूँ इनके a1 और a2। तो देखो बेटे a1 अपॉन a2 कितना बेटे 1/2, क्लियर। v1 अपॉन v2 कितना है बेटे 1/2, ठीक है। c1 अपॉन c2 कितना है बेटे -2 अपॉन -7, माइनस से तो माइनस गया तो कितना बच गया बेटे 2/7, ठीक है। तो देखो बेटे मैं रेशियो निकालता हूँ, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो देखो बेटे a1 अपॉन a2 कितना है 1/2 है, b1 अपॉन b2 कितना है बेटे 1/2 है, क्या है 1/2 है, और c1 अपॉन c2 कितना है बेटे 2/7, अर्थात a1 अपॉन a2 तो आपस में कैसे हैं बेटे इक्वल हैं, कैसे हैं इक्वल हैं। लेकिन क्या c1 अपॉन c2 इन दोनों से इक्वल में है, नहीं है, तो इसका मतलब है ये आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। मैंने इसलिए लिख दिया कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल, क्या कर दिया है नॉट इक्वल, अर्थात इक्वल नहीं है। जब बेटे ये वाली कंडीशन बन जाए ना, तो जब आपको क्या करना है, नीचे ये वाली कंडीशन बन जाएगी तो नीचे लिखेंगे बेटे नो सॉल्यूशन, अर्थात जो हमारी x और y हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा x और y का। क्यों, वो अभी आगे बताएंगे। जब बेटे सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट नहीं होंगी, अर्थात संगत नहीं है। क्या कर देंगे बेटे इन कंसिस्टेंट इक्वेशन। वो इक्वेशंस कैसी होंगी बेटे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी, ना कि कैसी बेटे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इक्वेशंस जब ही होती हैं जब हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर आए, अर्थात एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आए, तभी बेटे हमारी वो इक्वेशंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन होती हैं। तो क्या है बेटे, जब हमारी कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इक्वेशंस कैसी हो गई बेटे, इनकंसिस्टेंट हो गई। क्यों होती हैं, क्योंकि बेटे जब हमारी ये वाली थ्योरम्स बन जाए कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो ये तभी कंडीशन में होता है बेटे जब ये दोनों लाइन से आपस में एक दूसरे के जो ग्राफ बनाए हमने y एक्सिस x एक्सिस कि जब हम इन दोनों लाइनों को इस पर शो करेंगे तो वो कैसी होंगी बेटे, एक दूसरे के पैरेलल लाइन होंगी। कैसे होंगी बेटे, पैरेलल लाइन जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब बेटे पैरेलल लाइन होंगी तो पैरेलल लाइन का मतलब है कि वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब बेटे ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो बेटे इसका मतलब है और एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्लियर है बेटे, क्योंकि दो लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है बेटे वही एक्स और वाई की वैल्यू होती है। जब बेटे पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं होगी, इसकी एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए हमने लिख दिया कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब सॉल्यूशन नहीं है तो बेटे इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। क्लियर है, और लाइन कैसी जाएंगी बेटे, पैरेलल लाइन्स। क्लियर है, और यहाँ पे कैसी थी बेटे हमारी वो लाइंस, कोइंसिडेंट। क्लियर है, तो देखो बेटे अब तीसरा और देख लेते हैं, तीसरा और है इसका। तो देखो बेटे इक्वेशन ले लें, ठीक है। यहां से बेटे a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 कितना है बेटे 1, b1 कितना है बेटे 1, c1 कितना है बेटे, c को इधर लेके आएंगे तो -2। a1 कितना है बेटे, a2 कितना है बेटे 1, b2 कितना है बेटे -1,
और C2 कितना है बेटे -17। तो बेटे यहाँ से निकालो फिर A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये निकालने ना बेटे। तो देखो बेटे A1/A2 कितना है 1/1, कितना है बेटे 1/1, और ये कितना है बेटे 1/-1, और ये कितना है बेटे -2/-70, और माइनस से माइनस कट जाए तो कितना हो जाएगा बेटे 2/70। तो यहाँ से हम एक ही निष्कर्ष पे पहुँचे हैं क्या कि A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो देखो बेटे A1/A2 कितना है 1/1 है, B1/B2 कितना है 1/-1, तो क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं, तो इसका मतलब बेटे नॉट इक्वल। ठीक है, और C1/C2 कितना है बेटे 2/17, ये भी क्या है बेटे नॉट इक्वल। तो इसे बेटे जब तीनों ही आपस में नॉट इक्वल है, कोई भी पार्ट आपस में इक्वल नहीं है, तो इसे बेटे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। हम इस तीसरे पार्ट को नहीं लिखते हैं। क्या है, हम इस तीसरे पार्ट को नहीं लिखते हैं, ओनली इन दोनों पार्टों को ही कंपेयर कर देते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। क्लियर है बेटे। जब बेटे ये वाली कंडीशन बन रही है तो हमारे सॉल्यूशन कितने होंगे? यूनिक। कितने होंगे बेटे हमारे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और जब बेटे हमारा सॉल्यूशन आ रहा है तो इक्वेशंस कैसी होंगे बेटे? कंसिस्टेंट। क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेटे यूनिक सॉल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि बेटे जब हमारी ये वाली कंडीशन बन जाए कि कोई सा भी रेशियो आपस में इक्वल ना हो, कोई सा भी रेशियो आपस में इक्वल ना हो, तो बेटे ये तभी कंडीशन सॉल्व हो, जब भी पॉसिबल होता है जब एक्स एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में दो इक्वेशन से तो बेटे दो लाइन खींची जाएंगी। मान लो एक लाइन यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, अर्थात दोनों लाइन एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटे? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो किसी भी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बेटे? जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू होगा। और बेटे क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। तो बेटे एक्स और वाई की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 आएगी। तो हमने क्या कह दिया? यूनिक सॉल्यूशन, अर्थात एक अद्वितीय हल, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा हल ना हो, कोई दूसरा सॉल्यूशन ना हो। क्लियर है? जब एक ही सॉल्यूशन है तो बेटे क्या कह दिया? यूनिक सॉल्यूशन कह दिया। और बेटे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब इक्वेशंस कैसी हैं आपस में? कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। जब कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं और जो हमारा बेटे यूनिक सॉल्यूशन आया, क्यों आया है? क्योंकि बेटे एक दूसरे को क्या कर रही है? लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइन कैसी हो गई आपस में? इंटरसेक्टिंग। क्या हो गई बेटे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है बेटे? यहां तक तीनों समझ में आए नहीं आए आपको? क्लियर है कि हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? जब बेटे एक दोनों लाइन कैसी हो आपस में? कोइंसिडेंट लाइन हो। और जब बेटे हमारा सॉल्यूशन आता है तो इक्वेशंस कैसी होती हैं? वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं। क्लियर है? इसमें हमारा सॉल्यूशन आ रहा है यूनिक सॉल्यूशन, तो लाइन कैसी हो गई? कंसिस्टेंट हो गई। और बेटे क्या है? यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब जब आएगा जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन्स होंगी। जब हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब है दोनों इक्वेशंस आपस में कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए कह दिया है इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। और कब होती है बेटे इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस? जब दोनों लाइन एक दूसरे की कैसी हो? पैरेलल लाइन हो। जब पैरेलल लाइन है तो बेटे ना तो एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? समझ में आया बेटे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो बेटे इसे नोट कर लो। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बेटे? आ गया? क्लियर है? अभी भी बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। ठीक है बेटे? और बेटे इसकी अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बेटे, इसे हम एक टेबल की फॉर्म में करा देंगे आपको। ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो चलो ऐसा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में इसकी बेटे टेबल आपको तैयार करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।